Today we are going to discuss second law of thermodynamics. Thermodynamics एक ऐसा चैप्टर है जो JEE के लिए बहुत ही क्रूशियल है और देखा यह गया है कि अगर 11वीं के बच्चों से पूछें तो सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट बच्चों का रहता है थर्मोडायनामिक्स, और इसलिए इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि उसको लास्ट में पढ़ाते हैं ताकि उनके अगले साल का एडमिशन कंफर्म हो जाए। और इस चक्कर में बच्चे जो है थर्मोडायनामिक्स उनका कमजोर भी रह जाता है, जबकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमें शुरुआत से ही धीरे धीरे करके समझाते हुए लेते हुए चलना चाहिए ताकि बच्चों के फंडामेंटल्स और कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद आता है, जहां पर फर्स्ट लॉ में ये कहा गया था कि हम हीट या वर्क जो कि एक पाथ फंक्शन है उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं सिस्टम, और वो भी हर सिस्टम के नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम जिसमें कि और कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है एंड सिस्टम इज एट रेस्ट। तो एक चीज फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है और वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट सेकेंड लॉ ये कहता है कि ऐसा हमेशा सही नहीं होगा। सेकेंड लॉ का ये कहना है कि अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी नेट हीट सप्लाइड कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क विदाउट रिजेक्शन ऑफ हीट। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है देयर इज नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन हीट एंड वर्क। तो अब हम एक एक करके इसको धीरे धीरे प्यार से समझेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस, क्वेश्चंस जरूर दें for me to improve and to add anything which I might have left by chance or by mistake। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम आते हैं स्टेटमेंट पे कि सारा हीट सप्लाइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें जब हम हीट की बात करते हैं तो हाउ डू आई डिफाइन हीट, कुछ शॉर्ट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हीट को हम एज एन एनर्जी डिफाइन नहीं करते, एज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर डिफाइन करते हैं। तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अगर हीट है तो वो किस प्रकार का मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है? दैट एनर्जी ट्रांसफर विच स्टिमुलेट्स रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वर्क क्या है? दैट एनर्जी ट्रांसफर विच स्टिमुलेट्स ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। ऑर्डरली मोशन और डिसऑर्डरली मोशन या रैंडम मोशन के बारे में हमें समझ में तो आ रहा है, बट हीट और वर्क का इससे क्या कोरिलेशन? जैसे हम लोग यहां पर अगर हीट सप्लाई करते हैं तो रैंडमली मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफर होता है विच स्टिमुलेट्स द रैंडम मोशन। लेकिन जब हम लोग वर्क करने की कोशिश करते हैं तो मान लो एक पिस्टन है और हमने इसको पुश किया तो all molecules will be pushed by the same distance। तो orderly motion of the molecules हमने किए। तो अब आप ये सोचिए कि हम लोग जब भी मान लो हमारे पास 10 unbiased coins हैं, तो what is the probability that all of them show head up on tossing the coin simultaneously? That is 1/2 to the power 10। और अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो ऐसा कभी होता ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वर्क और हीट की तो हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा वर्क करें कि रैंडमनेस बढ़े, लेकिन हम रैंडमनेस से ऑर्डरली मोशन कैसे लेके आ सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है दिस इज अगेंस्ट बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कहा गया कि भाई एक बिग बैंग हुआ और बहुत सारी रैंडमनेस आई और उस रैंडमनेस की वजह से सब कुछ इतना ऑर्डर हो गया कि नेचर वेचर सब कुछ इतना रेगुलर और हमारी ह्यूमन बॉडी वगैरह सब इतना रेगुलर तरीके से ग्रो कर गए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अगेंस्ट दैट बिग बैंग थ्योरी एज वेल, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन कि रैंडमनेस से ऑर्डरलीनेस क्रिएट हो, जबकि सेकंड लॉ ये कहता है कि ऑर्डरलीनेस से रैंडमनेस क्रिएट हो सकती है, रैंडमनेस से ऑर्डरलीनेस क्रिएट नहीं हो सकती। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसलिए बात करता है स्पॉन्टेनिटी की या इरिवर्सिबल प्रोसेस की, जिसमें वो ये कहता है कि जो भी प्रोसेस रैंडम होंगे या जिनमें भी रैंडमनेस बढ़ेगी वो प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस कहलाएंगे। रैंडमनेस किसकी? सिस्टम की, सराउंडिंग की या यूनिवर्स की? तो आंसर इज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये भी एक छोटा सा स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जो कि ये ही कहता है कि आप
जब भी कोई वर्क करेंगे तो वो स्पॉन्टेनिटी तभी आएगी जब रैंडमनेस इंक्रीज हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं कार्नोट इंजन, और उस कार्नोट इंजन में मैंने मोस्ट एफिशिएंट कार्नोट इंजन लिया, जहां पर मैं ए से बी जा रहा हूं आइसोथर्मली एक्सपेंशन, बी से सी एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हैं अप टू अ लोअर टेम्परेचर टीसी, एच मतलब हॉट, सी मतलब कोल्ड। उसके बाद सी से हम लोग डी जा रहे हैं विच इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, और डी से ए जा रहे हैं विच इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो अब हो क्या रहा है यहां पर कि जब हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा इसी प्रोसेस में, और क्योंकि आइसोथर्मल है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू जीरो है, तो जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसको वर्क में कन्वर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहां पर ए बी का WAB विल बी इक्वल टू माइनस QAB, क्योंकि डेल्टा यू इस प्रोसेस का जीरो है, विच विल बी इक्वल टू माइनस NRTH ln VB by VA। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद हम जब BC प्रोसेस में आते हैं तो वो एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है जिसमें Q जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा यू विच विल बी इक्वल टू WBC विच विल बी NCV TC माइनस TH। उसके बाद CD प्रोसेस आता है। CD प्रोसेस अगेन क्या है, CD प्रोसेस इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, जिससे अपने पास क्या आएगा, माइनस QCD इज इक्वल टू WCD इज इक्वल टू माइनस NRTC ln VD by VC। और इसके बाद क्या होता है, हम यहां पर आते हैं प्रोसेस DA में, जो कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो Q फिर से जीरो हो गया, तो डेल्टा यू क्या हो गया, WDA, तो NCV TH माइनस TC। तो नेट वर्क डन अपने पास कितना आएगा, WAB प्लस WCD। नेट वर्क डन क्या आएगा, WAB प्लस WCD। ऐसा क्यों, क्योंकि जो WBC का मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड है WDA का, बस साइन ऑपोजिट होने की वजह से WBC प्लस WDA इज जीरो। तो हमारे पास नेट वर्क ऑब्टेन क्या हुआ, WAB प्लस WCD। इससे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि रिवर्सिबली कैरी आउट कर रहे हैं, जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आया वो क्या आया, वो आया माइनस NRTH ln VB by VA प्लस TC ln VD by VC। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं B और C, तो ये एडियाबैटिक है प्रोसेस B से C, और रिवर्सिबल भी है। सिमिलरली D और A एडियाबैटिक भी है और रिवर्सिबल भी है। तो TB VB to the power gamma minus 1 should be equal to TC VC to the power gamma minus 1. Similarly, TD VD to the power gamma minus 1 should be equal to TA VA to the power gamma minus 1. तो मैंने यहां पे लिखा है इसलिए TH VB to the power gamma minus 1, TH मतलब हायर टेम्परेचर जो हॉट है, TC मतलब कोल्डर टेम्परेचर, तो TC VC to the power gamma minus 1। तो यहां पर क्या हुआ, TH VA to the power gamma minus 1 और TC VD to the power gamma minus 1, जो कि हम लोग सेकेंड प्रोसेस ले रहे हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन का। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, VB अपॉन VA इक्वल टू VC अपॉन VD। इसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसको हम यूटिलाइज ऐसे करेंगे कि यहां पर माइनस NRTH ln VB by VA था, इसको हम लिख सकते हैं माइनस TC ln VB by VA, ताकि ln VB by VA कॉमन आ जाए और अपने पास आ जाए माइनस NRTH माइनस TC ln VB by VA। ये कार्नोट इंजन का नेट वर्क डन है। इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमें साइक्लिक प्रोसेस में जाने के लिए यहां से जो हमने हीट सप्लाई की तो कुछ हीट हमें रिजेक्ट करनी पड़ी, नहीं तो ये साइकिल हमारी क्लोज ही नहीं होती। तब भी हमने अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोसेस को रिवर्सिबली यानी कि क्वासी स्टैटिकली कैरी आउट करने की कोशिश की। ठीक है, तो इससे अपने पास जो रिजल्ट आया वो देखते हैं क्या है कि हीट सप्लाई हमने कितनी की थी, QAB में की थी, दैट इज NRTH ln VB by V, व्हिच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ कोर्स। और एफिशिएंसी इंजन की क्या होती है कि कितना वर्क हमें उससे मिला जो भी हमने हीट सप्लाई की उसमें। तो मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि वर्क हमारा नेगेटिव है, नेट एक्सपेंसिव वर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव वर्क। तो हम लोग नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड वो क्या लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं NRTH माइनस TC ln VB by VA अपॉन NRTH ln VB by VA। तो अगर आप देखेंगे NR और ln VB by VA gets cancelled and we are getting a beautiful equation which is the efficiency of a Carnot engine which is 1 minus TC upon TH
विच इज ऑफकोर्स लेस देन 1, यानी कि अगर आप देखें तो एफिशिएंसी कभी भी इक्वल टू 1 तक तो पहुंच ही नहीं सकती। पहुंच सकती है, कैसे पहुंच सकती है? अगर टीएच और टीसी के बीच में गैप बहुत ज्यादा, या तो टीसी 0 केल्विन हो जाए या टीएच इंफिनिटी हो जाए। अब हम लोग थोड़ा सा रेट्रो जाते हैं। रेट्रो मतलब पुराने जमाने में जाते हैं, जब एक लड़का और लड़की के बीच में प्रेम हो जाता है और वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं और वो लोग एक ट्रक वाले से मदद मांगते हैं और ट्रक वाला उन्हें भगाते हुए हाईवे पे ले जाता है और फिर बीच में ट्रक अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है? तो जो प्रेमी और प्रेमिका है वो पूछते हैं कि भाई ट्रक क्यों रुक गया? तो उसकी साइंस क्या है? उसकी साइंस यही है कि पुराने जमाने में जो ट्रक थे उनके जो रेडिएटर थे उसमें हम लोग क्या भरते थे? पानी भरते थे, और इंजन अपनी हीट रिजेक्ट किस पे करता है? उस रेडिएटर पे करता है, ताकि एक टेम्परेचर डिफरेंस बना रहे और साइकिल कंप्लीट होती रहेगी। क्योंकि जब तक हीट रिजेक्ट नहीं होगा तब तक साइकिल अपनी पूरी नहीं होगी, है ना। एक्सपेंशन और कंप्रेशन की पिस्टन मूव नहीं करेंगे तो इंजन काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ट्रक चलता रहता है तो रेडिएटर का पानी एवापोरेट होता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि रेडिएटर का टेम्परेचर और इंजन का टेम्परेचर लगभग सेम हो जाता है, तो हीट रिजेक्ट होना बंद हो जाती है, इंजन काम करना बंद कर देता है। तो ड्राइवर सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि अभी गाड़ी गर्म हो गई है, जरा ठंडी हो जाए ना फिर चालू करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इंजन का, हर कार के इंजन के वर्किंग का, कि हीट रिजेक्ट कहां हो रही है। और इसलिए बहुत हाई क्वालिटी कूलेंट्स कार्स में यूज किए जाते हैं, ताकि जितनी अच्छी हीट रिजेक्शन होगी उतना जल्दी अपनी साइकिल क्लोज होगी और उतना एफिशिएंट अपना इंजन होगा। जितना एफिशिएंट हीट रिजेक्शन, और एफिशिएंट हीट रिजेक्शन मतलब जितना लोअर टेम्परेचर पर रिजेक्ट होगा उतना अच्छा। ठीक है, सो दैट इज हाउ द इंजन्स वर्क। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और एक तरीके से लिखते हैं। नेट वर्क डन अगर हम लोग देखें तो एबी प्रोसेस में हमने एक्सपेंशन किया था और सीडी प्रोसेस में हम लोग ने कंप्रेशन किया था। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूएबी प्लस क्यूसीडी अपॉन क्यूएबी विच इज द हीट सप्लाइड, क्योंकि सप्लाई आप सिर्फ एबी प्रोसेस में कर रहे हो, सीडी प्रोसेस में आप सिर्फ रिजेक्ट कर रहे हो, और बिना रिजेक्ट किए आप साइकिल पूरी नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, है ना, QCD अपॉन QAB, Q2 अपॉन Q1, और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन 1 माइनस TC बाय TH, 1 माइनस T2 बाय T1। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कहां पे काम करूं तो यहां पर ये गया और मेरे पास क्या आ जाएगा? Q2 बाय T2 प्लस Q1 बाय T1 इज इक्वल टू 0। और बाकी जो दोनों थे Qs वो तो 0 थे ही। कौन से Qs? एडियाबैटिक प्रोसेस के। तो मैं ले सकता हूं इस साइक्लिक प्रोसेस का समेशन Q बाय T इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि अगर समेशन Q बाय T 0 है तो उसका क्लोज साइक्लिक इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय T 0 है। इसका मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका क्लोज इंटीग्रल 0 आता है वो फंक्शन होता है स्टेट फंक्शन। तो dq रिवर्सिबल बाय T डिजर्व्स अ न्यू नेम, और उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये कैसे है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस? हाउ इज इट द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर? कैसे? हाउ? तो बोलते हैं बस है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि हीट जो है वो स्टिमुलेट करती है रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और हायर टेम्परेचर पे ज्यादा रैंडमनेस होती है। तो सवाल यह है कि ये टेम्परेचर तो यहां डिनोमिनेटर में, अगर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो एंट्रोपी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना टेम्परेचर। जबकि अभी अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो हाउ कम टेम्परेचर इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर, एंड व्हाई इज इट दैट हीट अपॉन टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस? तो आप इसका मैं एग्जांपल बच्चों को देता हूं। बच्चों कि मान लीजिए आप सो रहे हो और उठ नहीं रहे हो, क्लास है, मेरी क्लास है, आप उठ नहीं रहे हो, है ना, या किसी और टीचर की क्लास है, आप उठ नहीं रहे हो, और होता क्या है कि फिर मम्मी जो है आके एक 100 किलो जूल का थप्पड़ मारती हैं और आपकी रैंडमनेस एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी है कि आप जगे हुए हो और आप मोबाइल देख रहे हो अपना, और सुन ही नहीं रहे हो कि आपकी क्लास भी है, क्लास की लॉगिन करनी है, भैया देख लो क्लास, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, छूट जाएगा। तो मम्मी आती है और एक 100 किलो जूल का आपको थप्पड़ जड़ती है। अब आप लोग मुझे बताइए 100 किलो जूल सप्लाइड
same amount of energy transfer is being done in both the situations. Where will the randomness increase more? Randomness ज्यादा कहां बढ़ेगी? जब आप ऑब्वियसली सो रहे थे, सोते वक्त आपको वो 100 किलो जूल का थप्पड़ पड़ा तो रैंडमनेस एकदम से बढ़ गई क्योंकि आप किसी और सपने में खोए हुए थे और रैंडमनेस बढ़ गई। तो इसका हमारे एंट्रोपी के इक्वेशंस क्या लेने देना है? सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, फिर से बोल रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, फिर से बोल रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट अ लोअर टेम्परेचर will increase the randomness more than the amount of heat supplied at a higher temperature. यानी कि कम टेम्परेचर पे जब रैंडमनेस कम है, आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो तो लार्जर चेंज इन रैंडमनेस या डिसऑर्डर विल बी देयर। इसलिए टेम्परेचर डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? dq रिवर्सिबल बाय t। तो जो मेरे पास इक्वेशन आई थी Q2 by T2 प्लस Q1 by T1 इक्वल टू 0, इसको मैंने ऐसे लिखा मॉड Q1 by TH इज इक्वल टू मॉड Q2 by TC। तो Q2 इज द हीट रिजेक्टेड एट अ लोअर टेम्परेचर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? तो मैं लिखता हूं मॉड Q2 इज इक्वल टू मॉड Q1 by TH इंटू TC, यानी कि मॉड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड which becomes the unavailable energy for us। ये वो unavailable energy है जिसको हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि unavailable energy for us is Q2 और वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? दैट इज mod Q1 into TC upon TH। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर अब हम आते हैं सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश। देखो फिजिक्स में तो सारे सिर्फ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हैं, देयर इज नो इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की कहानी जो है वो मेनली आती है केमिस्ट्री में। तो हमने यहां पर लिखा dq रिवर्सिबल माइनस dq इरिवर्सिबल। तो dq रिवर्सिबल वी कैन राइट एज डेल्टा u प्लस pd फ्रॉम फर्स्ट लॉ और dq इरिवर्सिबल डेल्टा u प्लस p एक्सटर्नल dv, है ना? तो क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में u का जो चेंज है वो कांस्टेंट होगा बिकॉज u इज अ स्टेट फंक्शन, तो मैंने डेल्टा u को कैंसिल आउट किया। मेरे पास नेट इक्वेशन आ गई p माइनस p एक्सटर्नल टाइम्स tv एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं दो केस ले रहा हूं, एक हुआ एक्सपेंशन, एक हुआ कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि dv इज लेस देन 0 क्योंकि फाइनल वॉल्यूम विल बी स्मॉलर देन द इनिशियल वॉल्यूम एंड एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन द रिवर्सिबल गैस प्रेशर। तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, नेट टर्म पॉजिटिव होगा तो dq रिवर्सिबल माइनस dq रिवर्सिबल, रिवर्सिबल माइनस इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है कि dq रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन dq इरिवर्सिबल। सिमिलरली जब मैं एक्सपेंशन करता हूं तो क्या हो जाएगा? dv विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम। ऑल्सो p एक्सटर्नल विल बी लेस देन p, तो ये वाला जो टर्म है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दो नेगेटिव टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेट टर्म विल बी पॉजिटिव, तो dq रिवर्सिबल माइनस dq इरिवर्सिबल विल बी अगेन ग्रेटर देन 0। तो इससे मेरे पास क्या आएगा? dq रिवर्सिबल ग्रेटर देन dq इरिवर्सिबल और इनको मैंने t से डिवाइड किया। तो जब मैंने इसको t से डिवाइड किया तो dq रिवर्सिबल बाय t इज ds। प्लीज समझिएगा, dq रिवर्सिबल बाय t ds होता है, ना कि dq इरिवर्सिबल बाय t, है ना? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो दो पॉइंट्स के बीच में एक q रिवर्सिबल हम डिफाइन कर रहे हैं और dq रिवर्सिबल बाय t हो गया ds विच इज ग्रेटर देन dq इरिवर्सिबल बाय t। और अगर मैं इसको dq इरिवर्सिबल से इरिवर्सिबल को डिलीट कर दूं, यानी कि मैं हर टाइप के q की अगर बात करूं तो मैं लिखता हूं dq बाय t और उस केस में यहां पर मैं एक इक्वल टू का साइन भी लगाता हूं। इक्वल टू का साइन होल्ड्स ट्रू व्हेन dq रिवर्सिबल बाय t होता है। अगर वो dq रिवर्सिबल बाय t है तो इक्वल का साइन है और बाकी सारे केसेस में ds ग्रेटर देन dq बाय t होगा। एंड दिस इनइक्वालिटी इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी और यही क्लॉसियस का स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? कार्नोट इंजन से, और हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है बच्चों, और अब आता है सबसे क्रूशियल, वो है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो हमारे पास ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाय t आया, तो TDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq। ठीक है,
और dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, du माइनस dw, और dw इज व्हाट, माइनस pdv, ठीक है। और इसको अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो du विल बी लेस देन इक्वल टू TdS माइनस pdv आ जाएगा अपने पास। तो कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी लेस देन जीरो। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जब बात करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। और क्या क्राइटेरिया है, मैंने अब क्या किया, इस TdS माइनस pdv में मैंने VdP ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों किया, तो ये क्या हो गया, माइनस dPV, जिसको मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, du प्लस PV विच इज लेस देन TdS प्लस VdP। और u प्लस PV भी एक स्टेट फंक्शन है विच इज h, तो ये हो गया dH विच इज लेस देन TdS प्लस VdP। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, आई कैन से दैट dH एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर शुड बी लेस देन जीरो, विल बी द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये दूसरा क्राइटेरिया है, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर, दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे पास जो इक्वेशन थी dH लेस देन TdS प्लस VdP, मैंने SDT ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो TdS प्लस SDT क्या हो गया, dTS, जिसको मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आता है, dH माइनस TS विच इज लेस देन VdP माइनस SDT। H माइनस TS इज अगेन अ स्टेट फंक्शन, तो जिसको मैंने क्या लिख दिया, G, तो DG इज लेस देन VdP माइनस SDT। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे चेंज इन गिब्स एनर्जी शुड बी लेस देन जीरो। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। जनरली मैं देखता हूं, अभी मैं एक पेपर देख रहा था नारायणा का, उसमें लिखा होता है डेल्टा जी लेस देन जीरो इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, टिक, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। गलत है वो स्टेटमेंट। डेल्टा जी लेस देन जीरो इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ओनली एट, फिर से बोल रहा हूं, ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एक और क्राइटेरिया देखते हैं, du लेस देन TdS प्लस SDT माइनस PdV माइनस SDT, ठीक है। अब dTS को मैंने यहां शिफ्ट किया, तो u माइनस TS इज अगेन अ स्टेट फंक्शन, तो मैं लिख सकता हूं du माइनस TS विल बी लेस देन माइनस PdV माइनस SDT, और u माइनस TS को मैं लिख रहा हूं A, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, है ना। अब आप बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, भाई देखो जेई में ना आपको ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ना बोले, वो ये तो बोल सकते हैं ना भाई, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है तो इज इट अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी और नॉट, इट कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो चेंज इन दिस फंक्शन, जिसका वैसे तो नाम होता है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, बट चेंज इन दिस फंक्शन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज लेस देन जीरो इज द फोर्थ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। सर ये सब एग्जाम में डिराइव कैसे करेंगे, हाउ विल वी रिमेंबर इट, तो उसका भी रास्ता है अपने पास, है ना, घबराने का नहीं। ये एक स्क्वायर, थर्मोडायनामिक स्क्वायर इसको बोलते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे जो है शुरुआती दौर में बोले ये एन सर का स्क्वायर है ना, और फिर क्या हुआ कि वो बच्चे जब IIT जोधपुर में थे कुछ स्टूडेंट्स मेरे, तो उन्होंने जब उनका लेक्चर चल रहा था तो प्रोफेसर यही वाला स्क्वायर बता रहे थे, तो उन बच्चों ने लाइव व्हाट्सएप कॉल किया मुझे, उस समय मेरी एक और क्लास चल रही थी, तो बोले सर आप स्टूडेंट्स को दिखाइए, देखिए जो आपने पढ़ाया हमें वो आज हम लोग फर्स्ट ईयर में यहां पर थर्मोडायनामिक्स में यहां पर भी वही चीज पढ़ रहे हैं। और वो सारे बच्चों ने बड़ा अच्छा किया, उनकी ग्रेड A भी आई। तो व्हाट इज दिस स्क्वायर, जिससे हम ये याद रख सकें, तो मैं ये स्क्वायर अब आप लोग को बताता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर हम याद रखना कितना इजी है, SHPPGT SUVVAT, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्या है अपने पास, आप ऐसे याद रखने के लिए बस बता रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, PGT है ना, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, SUV ये तो आप जानते ही। तो अब हम इस स्क्वायर का यूज कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं DG, तो DG इज लेस देन, अब देखो यहां पर जो चीज एज के सेंटर पे लिखी हुई उसका हमने डिफरेंशियल लिया, और हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो व्हेन यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एरो यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव साइन, है ना। तो DG इज लेस देन VdP, एंड हियर यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, so you have to take a negative sign, so that will be equal to minus SDT।
तो dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। तो अब हम लोग आते हैं h पे। तो h पे आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dh इज लेस देन, तो अब अपने पास क्या आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, tds, यहां भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस vdp। ठीक है, और अगर हम u के लिए आ रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, du इज लेस देन, क्या आ जाएगा, प्लस टीडीएस माइनस पीडीवी, प्लस टीडीएस माइनस पीडीवी। और डीए अगर हम लोग लेते हैं तो डीए विल बी लेस देन माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। और वैसे याद रखना तो बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर देखना है, अच्छा डी यू है तो डी यू एस कॉमा वी लेस देन 0, डीए टी कॉमा वी लेस देन 0, डीजी टी कॉमा पी लेस देन 0, डीएच एस कॉमा पी लेस देन 0 इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो क्या ये क्वेश्चन जेई में आया है कभी? यस। अगर आप पुराने जेई मेन के पेपर्स देखेंगे तो समवेयर इन एआई ट्रिपल ई, जब एआई ट्रिपल ई हुआ करता था तो उसमें उस क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को पूछा गया था। तो जितना इतनी सारी चीजें बताई उसमें अगर आपको सिर्फ ये स्क्वायर याद रख जाता है ना तो वो क्वेश्चन हो जाता है। 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे अगर उन्हें स्क्वायर नहीं पता होगा, क्योंकि आप डेरिवेशन करने का उतना समय आपके पास नहीं होगा। तो आप लोग का जो कंक्लूजन है, इतना सब जो मैंने बताया, उस कंक्लूजन में आप अगर ये स्क्वायर सिर्फ अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देते हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन अगर थर्मोडायनेमिक्स से क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी पे आता है तो वो आपका 100% सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है? तो आंसर है जरूरी नहीं है। तो कब होगा? अभी मैंने आपको जवाब दिया इसका कि डेल्टा जी लेस देन 0 कैन बी द क्राइटेरिया इफ, वो इफ क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा जी टी कॉमा पी, जब तक ये मेंशन नहीं तब तक हम क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या डेल्टा जी यूजफुल वर्क डन है? सब लोग बोलते हैं डेल्टा जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यूजफुल वर्क डन। आंसर इज नो, डेल्टा जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस यूजफुल वर्क डन नहीं है। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, वो यूजफुल वर्क डन कब होता है? तो डेल्टा जी इज यूजफुल वर्क डन व्हेन डेल्टा जी टी कॉमा पी इज लेस देन 0, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम उसको यूजफुल वर्क डन कहते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट। सर ऐसा कैसे, कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे यूजफुल वर्क डन हो गया? चलो वो भी देखते हैं हम लोग कि कैसे वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे यूजफुल वर्क डन हो गया। तो देखो मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट लॉ से du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है ना। और वर्क डन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सपेंसिव वर्क और एक होता है नॉन एक्सपेंसिव वर्क। तो एक्सपेंसिव एंड नॉन एक्सपेंसिव दो टाइप के वर्क होते हैं। कट फिर से बताता हूं यार इसलिए। तो du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्क डन दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसिव एंड नॉन एक्सपेंसिव। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं du इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पीडीवी माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंसिव। दोनों वर्क मैंने यहां पर लिख लिए। अभी तक हम लोग सिर्फ एक्सपेंसिव वर्क पढ़ रहे थे। तो अब मैंने डी क्यू इज इक्वल टू टीडीएस लिखा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और मैं यहां से पीडीवी को इधर शिफ्ट करूं और टीडीएस को भी इधर शिफ्ट करूं, तो डीयू प्लस पीडीवी बिकम्स डीएच एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस टीडीएस दैट इज माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंसिव, जिसको मैं यहां पे लिखता हूं डीएच माइनस टीडीएस विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंसिव माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंसिव विच इज डीजी। तो डीजी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉन एक्सपेंसिव वर्क। तो ये यूजफुल कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको यूजफुल वर्क हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। और इसमें बहुत सारे मिथ हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर इस इंस्टीट्यूट के टीचर ने मुझे ये बताया कि ये होता है वो होता है, और इतनी सारी गलत धारणाएं हैं गिब्स एनर्जी को लेकर। तो यहां पर जैसे गैस है और इसको हम हीट कर रहे हैं
और हीट करने पे मान लेते हैं कि ये पिस्टन मूव किया क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई एंड इट केम समवेयर ओवर हियर। अब हम वापस ओरिजिनल सिचुएशन पे आ जाते हैं और उस ओरिजिनल सिचुएशन में हम वापस उतनी ही हीट सप्लाई करते हैं जितनी पहले की थी, बट इसमें एक चेंज किया हमने। चेंज ऐसा किया कि हमने यहां पर इसको एक मोटर से कनेक्ट कर दी और जब ये गैस एक्सपैंड हुई तो वो उतनी एक्सपैंड नहीं जितनी होनी थी, यहां तक एक्सपैंड हुई। तो बाकी जो एनर्जी ट्रांसफर था वो किसमें गया? मोटर में, और मोटर अपनी स्टार्ट हो गई। तो कई बार इसलिए हम इसे गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। फ्री क्यों? क्योंकि अगर हमने मोटर कनेक्ट नहीं की होती तो गैस तो एक्सपैंड करके यहां तक पहुंचनी थी, लेकिन हमने क्या किया कि हमने मोटर कनेक्ट कर दी तो मोटर तो फ्री में चालू हो गई। तो इसको कई बार लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। सो दिस इज यूजफुल वर्क, द नॉन एक्सपेंसिव वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ नॉन एक्सपेंसिव वर्क नहीं, नॉन एक्सपेंसिव वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूजफुल वर्क and is measured in terms of change in Gibbs free energy। समझ में आई बात? हम आगे देखते हैं। तो what is the physical significance of DAT, V? तो ये आपको सोचना है और बताना है, कमेंट सेक्शन में डालिए, नहीं तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये भी फ्री है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है जो हमने जहां से स्टार्ट किया था, कैन ऑल हीट सप्लाइड बी कन्वर्टेड टू वर्क? क्या जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो व्हाट आर द कंडीशंस? नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं तो यू जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आपको कुछ और पढ़ना है तो उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जरूर अपने कमेंट्स मुझे दें। अपना आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।